दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जो बेल एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए हम एक एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो एक्यूज्ड है और जो हमारे को एक्यूज्ड है उसको हम एज्यूम करते हैं। तो लेट्स एज्यूम जो हमारे को एक्यूज्ड है उनका नाम है गिवन क्या है, सचिन। एंड जो हमारे जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड और मेन एक्यूज्ड है वो है राकेश। और हमें सचिन के बिहाफ पे बेल फाइल करनी है कोर्ट में। तो ये बेल एप्लीकेशन की मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर की है। इसके अंदर मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूँ कि केस है क्या। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपने केस के बारे में। तो समरी ये है कि ये जो एक्यूज्ड है राकेश, इन पे एक चार्जेस लगे हैं जो कि पॉस्को के चार्जेस हैं, जिसमें इनको बताया गया है कि इन्होंने एक जो लड़की है जो अंडर 18 है उनको सेक्सुअली अब्यूज किया है। और उस लड़की ने कंप्लेन फाइल की है उसके पेरेंट्स के थ्रू कि जो राकेश है इन्होंने जो उसके न्यूड पिक्स थे वो इनको व्हाट्सएप किए हैं, उनको धमकाया है कि दोबारा ये इनके साथ रिलेशन में आ जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो एफआईआर लॉन्च हुई है उस पर इन दोनों के ऊपर संज्ञान लिया गया है, जिसमें जो राकेश है वो अभी तक पुलिस कस्टडी में नहीं आए हैं और सचिन को कस्टडी में ले लिया गया है। सचिन का मेन ये तर्क रखना है अपना कि जो सचिन है उनका इस केस में कहीं से कोई हाथ नहीं है। उनका मेन जो मोबाइल फोन था वो राकेश के थ्रू यूज हुआ है और राकेश ने उसका मिसयूज किया है विदाउट इनके नॉलेज के, जिसमें राकेश ने ना अपना मोबाइल यूज करते हुए अपने फ्रेंड का मोबाइल यूज किया और उसके मोबाइल से उसने उनके जो फादर है उनको उनकी बेटी के न्यूड्स भेजे और उनको धमकी दी। तो राकेश तो निकल गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था और सचिन पुलिस के हाथ आ गए। और हम सचिन के रिगार्डिंग इस केस जो बेल है हम इसको फाइल करेंगे। तो जैसे मैंने ओवरव्यू दे दिया कि केस है क्या, अब मैं आपको बताऊंगा कि केस के अंदर आगे कैसे कैसे हम बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे टॉपिक से बढ़ता रहूंगा तो जो जो मुझे लगेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है वो मैं आपको ऑन टाइम बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने इस पीडीएफ के अंदर देखा, ये मैंने जो पीडीएफ तैयार की है इसमें सबसे ऊपर जो हेडिंग आएगी और इधर टाइटल जो भी कह सकते हैं, इसमें फर्स्टली आप जो जिस कोर्ट में आपको ये फाइल करना है उस कोर्ट को बताना है कि ये जो केस है ये आपके ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 30,000 कोर्ट है जहाँ पे हम इस केस को फाइल करने जा रहे हैं और अंडर दीपक कुमार जो जस्टिस है उनके अंडर में हम ये केस फाइल करेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा बताया कि इन द कोर्ट ऑफ दीपक कुमार द लर्न्ड एडिशनल सेशन जज के अंदर हम ये केस फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस रहेगा बिटवीन दिस पैरा दिस टाइटल एंड द बेल एप्लीकेशन के बीच में थोड़ा गैप रहेगा। यहाँ पे ये जो बेल एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे स्लैश देके हमने 2026 लिखा है। यहाँ पे जो बिल एप्लीकेशन नंबर मिलेगी हम वो फिल करेंगे। नेक्स्ट, अब इन द मैटर ऑफ हम जिसके रिगार्डिंग हम जिसके मतलब हम साइट से ये केस बिल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हमें वहाँ पे यहाँ पे उनका नाम फिल करना होगा, उनके फादर का नेम एंड द फुल एड्रेस। लाइक आई गिव एग्जांपल सचिन के रिगार्डिंग हम ये केस फाइल करने जा रहे हैं। बेल एप्लीकेशन जो फाइल कर रहे हैं सचिन का रिगार्डिंग है, तो हम लिख देंगे जस्ट लाइक सचिन उपाध्याय। तो सचिन उपाध्याय सन ऑफ सुशील उपाध्याय एंड इन द एड्रेस लाइक ही इज फ्रॉम जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर एंड राजस्थान एंड द पिन कोड। जैसे उनकी डिटेल हमने फिल की, वर्सेस जो यहाँ नहीं यहाँ सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पीडीएफ क्रिएट करने में, वर्सेस यहाँ पर आएगा। देन किसके हम अपोजिट में हम ये फाइल कर रहे हैं, मतलब कि केस किसके रिगार्डिंग में है। तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। जो भी केस होता है क्रिमिनल केस वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट ही होता है। मतलब कितने भी जो भी क्रिमिनल केस होंगे वो एक स्टेट के अगेंस्ट ये माना जाता है कि ये जो केस है स्टेट के अगेंस्ट हुआ है।
तो ये भी एक पॉस्को भी एक क्रिमिनल केस है, तो हम इसको स्टेट के अगेंस्ट मांगेंगे। तो ये देखिए केस ये दिल्ली का है, तो यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो एफआईआर है, मतलब जो अपनी मतलब डिटेल्स है केस रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे फिल करनी है साइड में, जैसे मैंने ये किया है। जस्ट लाइक एफआईआर नंबर, इट्स अ पुलिस स्टेशन नेम, देन जितने भी सेक्शंस उसके चार्जेस हैं वो सारे सेक्शंस को आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद से एक इंडेक्स प्रिपेयर होगा, और इंडेक्स प्रिपेयर होने के बाद इंडेक्स में आप सब कुछ अपना डालेंगे, मेमोज ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज के बारे में जो भी डिटेल्स है। मेन आपका जो ये वाला सेक्शन है ये है। उसके बाद से एनेक्सर्स डाले उसमें, और ये लास्ट वकालतनामा। हम कुछ भी अपना केस के रिगार्डिंग जब हम ये फाइल करते हैं किसी भी कोर्ट में, तो वकालतनामा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो तो यहाँ पर रहेगा ही। हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने आए हैं कि बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाती है, हम उसके अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपका देखिए कंप्लीट होता है ना, जैसे फर्स्ट जो ये आपका है इंडेक्स प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे अपना जो आपके काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट है, मतलब एडवोकेट है, जैसे एडवोकेट दीपक, तो यहाँ पे मैं अपना पूरा डिटेल डालूंगा, अपना ऑफिस एड्रेस डालूंगा, एंड मेरी फुल डिटेल यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। देन मेमोस ऑफ पार्टीज, ये पार्टीज के बारे में फुल डिटेल रहेगी। देन ये नेक्स्ट पेज से आएगा, ना कि ये भी एक डिफरेंट पेज पे रहेगा, और ये भी जैसे यहाँ से देखिए, ये जैसे ही स्टार्ट हो रहा है ना, इससे आप कंक्लूड कर लीजिए ये नेक्स्ट पेज पे ही होगा। तो ये नेक्स्ट पेज से यहाँ से आ गया। अब इसमें हमें अपने केस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, मतलब कि जो हम जज के सामने रखना चाहते हैं, जिससे ये जज को पता चले कि हाँ हम बेकसूर हैं और हमें छोड़ देना चाहिए, तो वो सारी डालेंगे। बट उससे पहले हमें ये सारी बातें भी डालनी है कि ये केस है किस चीज़ पे, और हमें किस चीज़ के लिए फंसाया गया है, मतलब केस के रिगार्डिंग अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद से अपने ग्राउंड्स रखने हैं कि आपको किस बेसिस पे बेल देनी चाहिए। तो जैसे देखिए स्टार्टिंग कैसे होगी, सेम वही सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी आपको जो आपने ऊपर की थी, स्टेट योर एफआईआर डिटेल्स, एंड उसके बाद से ये आपकी एक हेडिंग आएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो स्टेट वर्सेस थे, जो मेन एक्यूज थे, उनका मैंने नाम हटा दिया वैसे। तो ये बेल एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगी, जो हेडिंग, बेल एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, जैसे कि हमारे एप्लीकेंट कौन थे, सचिन, जो को एक्यूज्ड है, हमने उनके बिहाफ पे ये बेल एप्लीकेशन रन किया है। तो यहाँ पे जो XYZ है, यहाँ पे सचिन का नाम आ जाएगा, सचिन कुमार अंडर सेक्शन 483। एंड अब यहाँ पे आप थोड़ा बात एक समझेंगे, सेक्शन 483 क्यों दिया गया है और कौन कौन से भी सेक्शन इसके अंदर आते हैं। जैसे आप भी जानते हैं कि बेल एप्लीकेशन के 2 से 3 से 4 फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब कि नॉर्मल सिर्फ यही बेल एप्लीकेशन नहीं होती है, और भी इसमें होती है। ये एक हम जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो होती है, सेम उसका फॉर्मेट यही होता है, बट यही बेल एप्लीकेशन की जगह एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लिख दिया जाएगा, जो सेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए अगर जो पनिशमेंट है लेस देन 7 ईयर्स है, तो यहाँ पे जो बेल एप्लीकेशन जो सेक्शन यूज होगा वो सेक्शन होगा 480 ऑफ BNSS। एंड इफ जो पनिशमेंट है मोर देन 7 ईयर्स है, तो वहां पे हो जाएगा सेक्शन 482 एंड 483 ऑफ BNSS, भारतीय न्याय शिक्षा संहिता। अब देखिए 482 जो BNSS है और 483 BNSS में डिफरेंस क्या है। 480 तो मैंने आपको बता दिया, लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट होगी तब होगा। 482 ये है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और ये है 483 रेगुलर बेल के लिए। जैसे हमने 483 डाला है, तो हमने ये रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन रन किया है। अभी आपको एक और बात बता देता हूँ, इसमें एडिशनल है, जैसे कि जो भी 7 ईयर्स लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, उसमें जो हम अपना बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, हमें फर्स्ट जुडिक्शन जो होगा, मतलब उसका जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे किस किस के बाद जुडिक्शन है इस केस को सुनने की। नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ,
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सो अगर आपकी जो केस है लेस देन 7 years का है तो आप फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, अपना जो बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, और बेल एप्लीकेशन किस बेसिस पर लगाएंगे, सेक्शन 480 ऑफ BNSS, लेस देन 7 years। अगर आपकी जो पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शंस तो 7 years से ज्यादा है, देन यू डायरेक्टली विजिट सेशन कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सेशन और हाई कोर्ट। मीन्स अगर आप चाहें तो आप पहले फर्स्ट सेशन कोर्ट विजिट करें, वहां बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल करें। इफ द सेशन कोर्ट रिजेक्टेड योर बेल एप्लीकेशन, देन यू विजिट हाई कोर्ट। और देयर इज अ ऑप्शन दैट इफ यू वांट you jump this session court and directly visit high court. So anticipatory के लिए भी आप डायरेक्ट यहीं सेशन एंड हाई कोर्ट जाएंगे, और रेगुलर बेस के लिए इफ द पनिशमेंट इज मोर देन 7 years। तो यहाँ पर हमें पता चला सेक्शन 483 यहाँ क्यों यूज हुआ है। 2023 ग्रांट द रेगुलर बेल इन द मैटर ऑफ टाइटल स्टेट वर्सेस, लाइक यहाँ पे आएगा राकेश जो मेन एक्यूज है, उनके रिगार्डिंग ये केस है। तो यहाँ पे जो आएंगे वो आएंगे राकेश, स्टेट वर्सेस राकेश इन FIR दिस पुलिस स्टेशन दिस अंडर दिस सेक्शन ऑफ दिस। तो उसके बाद से हम एक यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली हमने बताया, मतलब हम अपने केस को पूरा यहाँ डिटेल से फिल करेंगे, जिसमें हम जो जज है उनको बताएंगे कि हमारा केस किस बेसिस पे रजिस्टर हुआ है, और फिर हम बताएंगे कि हम क्यों नहीं इसमें, हमें बेल क्यों मिलनी चाहिए। तो जैसे कि जो पहला फर्स्ट पॉइंट होगा, हम वहां पे सिर्फ अपने FIR की फुल डिटेल देंगे और अपनी डिटेल देंगे। और चलिए यहाँ पे एक और चीज आपको बताते हैं। जैसे आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, एक कॉमन चीज, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। देखा, हर जगह एक ही वर्ड का यूज हुआ है, दैट, इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैरा। तो यहाँ से आपको कुछ समझ आ गया होगा, यहाँ हर जगह दैट का यूज हो रहा है। तो जो एक लीगल हम ये बेल एप्लीकेशन फॉर्मेट कर रहे हैं, तो इसका एक अनचाहा और अनकहा एक रूल है कि जो भी हम अपना पॉइंट रखेंगे तो उसको हमें दैट से स्टार्ट करना है। जस्ट लाइक दैट द present bail application is filed on the behalf of this XYZ is Sachin, because Sachin our co-accused. So this bail application in the behalf of Sachin, son of this, address is this, dear applicant, release on for the release with regular bail in the title state versus this is a Rakesh, bearing number, ये जो FIR नंबर में एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो, फिर पूरी FIR की डिटेल्स आएंगी यहाँ पे, फिर किसके कोर्ट में पेंडिंग बिफोर, कोर्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा। ये आप बताएंगे कि जो हमारे एप्लीकेंट हैं वो अरेस्ट है इन द अबव मेंशन FIR प्रेजेंटली इन द जुडिशियल कस्टडी। हमने पूरी डिटेलिंग में दे दी कि जो हमारा पेंडिंग केस है उसमें जो हमारे एप्लीकेंट हैं वो अरेस्टेड है, और आप इस केस को अपने पास सुनिए। अब देखिए, हमें यहाँ पे ना जितनी भी डिटेल्स है उसके बारे में उनको बताना है कि ये केस है किस बेसिस पे। तो जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू और समरी दी थी ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे देखिए, मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड प्राइमरी पर्टेन्स एलिगेशंस मेड बाय प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट वंश, सोशल मीडिया थ्रेट, ब्लैकमेल, दिस इज अननोन नेम। सो यहाँ पे एक हमने बाय मिस्टेक दूसरा नेम यूज कर लिया है, तो हटाइए, यहाँ पाएंगे राकेश। तो हमने यहाँ बताया कि जो FIR लॉन्च हुई है उसमें जो राकेश है इनका मेन किरदार है। इन्होंने ही जो एक्यूज है उनको सोशल मीडिया एंड यूजिंग हर कॉन्टैक्ट उन्होंने इनको थ्रेटन और ब्लैकमेल किया है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो FIR है वहाँ पे हमारे जो एप्लीकेंट है उनका कहीं नाम ही नहीं है।
फिर हम आगे बताएंगे। मतलब ये हमने, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। मैं आपको डायरेक्ट जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फिर हमने यहाँ बताया है कि जो प्रोसिक्यूशन मटेरियल्स है, एलिगेशन जो रिगार्डिंग है कम्युनिकेशन के एट्रीब्यूट टू वंश, कि वंश ने जो कम्युनिकेट किया है जो एप्लीकेंट्स हैं उनके। यहाँ पे बस जो मेरा मोबाइल फोन है वही मेरा मोबाइल फोन यहाँ पर बस यूज हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। देन हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने पक्ष में बात रखी है, जिसमें ना एक वीडियो एविडेंस था जो उनकी फैमिली के पास था। उसमें जो राकेश है उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो मेरा मोबाइल था वो स्विच ऑफ था, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ उसका मोबाइल यूज किया था, तो इसकी कोई गलती नहीं है। तो हमने उस वीडियो को एनेक्स्ट किया है अपने इस बेल एप्लीकेशन के साथ। तो हमने एक वहाँ पे रिटर्न में भी डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, आपके पक्ष में जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट कोर्ट में अपने आप से बोल रहे कि नहीं सर मेरे पास एक और भी चीज है, ये चीज है। स्टार्टिंग में आपका जितने फैक्ट्स हैं सारे इसमें रखें। तो जैसे आपने यहाँ पे बताया कि जो एक्यूज्ड है राकेश, उन्होंने खुद ही एडमिट किया है दैट इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, मेरा फोन ऑफ था इसलिए मैंने इसका यूज किया। आगे हम देखेंगे। देखिए मैंने एक तरफ से आपको ओवरव्यू दे दिया था। देखिए जैसे कि मैंने आपको जैसे बताया, आप यहाँ पे थोड़ा रीड कर सकते हैं करना चाहें तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन प्रिपेयर हो गया। देन यहाँ पे अपने हम ग्राउंड्स रखेंगे कि हमें किस बेस पे रिलीज करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्मल ग्राउंड्स होते हैं जिसमें होता है कि सोल अर्निंग मेंबर है फैमिली का, इसको कोई मेडिकल इशू है और इसका नाम कहीं आया नहीं था, या जो भी मतलब जितनी बातें हैं हम सारी बातें यहाँ रखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाऊंगा। पहले हमने ये लिखा है कि नाइदर नेम इन द एफआईआर। मेन वंश के सारे एट्रीब्यूट हमने बता दिए कि वंश है इस केस के अंदर, वंश और राकेश। In the applicant does not found upon any direct allegation on the prosecution but appears in the development during the investigation। हमने बताया कि इनका कोई हाथ तो नहीं था, बट इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बार बार बुलाया जा रहा था, तो ये उस पर कॉपरेट कर रहे थे। उनका कोई भी ऐसा वो नहीं था कि पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी ये पुलिस पे कॉपरेट करेंगे अगर आप इनको बेल ग्रांट करते हैं तो मेनली होता क्या है, बेल किस लिए ग्रांट नहीं की जाती है, मतलब कि उनको जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखा जाता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग ये रहता है कि वो जो एविडेंस है उसको टेम्पर ना कर दे। सेकंड रहता है कि वो कहीं भाग ना जाए। थर्ड रहता है कि वो जो फैमिली मेंबर्स हैं जो एक्यूज्ड हैं उनको कोई धमकी या उनको प्रताड़ित ना करे। तो यहाँ पे हम सारी बातें वही रखेंगे कि जैसे कि हाँ चौथा, वो पुलिस के जो इंटरोगेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो हम सारी बातें वही रखेंगे कि ये कहीं भागेंगे नहीं, ये एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल हमने पुलिस को पहले ही दे दिया है। तीसरा कि ये फैमिली मेंबर्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्योंकि इनका कुछ केस में हाथ ही नहीं है। चौथा हम बताएंगे कि ये पुलिस का पूरा कॉपरेट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि पुलिस ने इनको जब जब बुलाया 12 बजे 2 बजे 3 बजे, तो ये जाके वहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन के अंदर योगदान दिए हैं। हम सारी बातें यहाँ पर अपनी रखेंगे और एट लास्ट जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी बन जाए, आपको लगे कि एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि कुछ केसेस हैं कि जो इनको हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो आप वो केसेस ऐड करेंगे। लास्ट में हम एक ये प्रेयर अटैच करेंगे। प्रेयर में क्या होता है, नॉर्मली हम सिर्फ रिस्पेक्टफुल कोर्ट को हम बस ये बता रहे होते हैं कि आप हमारे एप्लीकेंट जो हैं उनको बेल ग्रांट करें और पास एनी अदर ऑर्डर डीम फिट टू द प्रॉपर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, या आपको एक ऐसा ऑर्डर पास करें जो कि जो जस्टिस है उसके फेवर में हो। देन यहाँ पे डेट, प्लेस, एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ जो एडवोकेट है उनकी डिटेल, एंड एट लास्ट एक हम एफिडेविट यहाँ पे डाल रहे हैं जिसमें हम पूरा बताएंगे कि जो केस डिटेल्स है, और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जो बेल है तो वो किसी ने गारंटी ली है कि नहीं। तो गारंटी में इस टाइम उनके फादर मदर या किसी का भी नाम आ सकता है जो गारंटी ले कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं करेगा, मतलब इसकी हम बेल की गारंटी ले रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे अपने केस डिटेल्स डालते हैं। केस डिटेल्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन,
उसके ऊपर जितने भी सेक्शंस हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 64 सेक्शन दिस एंड दिस, फिर इसमें हम बताएंगे कि जो इस सेक्शन के अंडर में जो इनको पनिशमेंट मिल सकती है वो क्या से क्या होगी। फिर हम कस्टडी डिटेल्स बताएंगे कि इनको कस्टडी में कब से कब रखा गया था और कितने दिन तक है अभी कस्टडी में। स्टेटस हम ट्रायल बताएंगे कि जो स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स है वो अभी तक स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि मान के चलिए कि आप सेशन कोर्ट से अब हाई कोर्ट में है, तो आप बताएंगे कि हमने पहले सेशन कोर्ट को हम रीच किए थे, अब हम हाई कोर्ट में है। विटनेस को एग्जामिन किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर हमने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे कि क्या उनके ऊपर कोई FIR है किसी पुलिस स्टेशन में, या अगर है तो किसी पुलिस स्टेशन का जो नाम होगा, जो सेक्शन चार्जेज है पहले के, हम वो बताएंगे। तो जैसे कि हम अपने इस बेल एप्लीकेशन में ये भी फाइल कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफेंडर है तो इनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। मतलब ये कुछ ऐसे नहीं है कि इनका हमेशा कुछ ना कुछ ऑफेंड करके जेल में आते हैं, इनका फर्स्ट ऑफेंड है ये, तो इनको थोड़ी रियायत दी जाए। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि कोई प्रीवियस बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है कि नहीं, तो बताएं कि नहीं अभी तो कोई बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल नहीं हुई है, या फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने अपनी डिक्लेरेशन दी। डिक्लेरेशन देने के बाद क्या हुआ, डिक्लेरेशन दैट द कंटेंट्स ऑफ द सपोर्टिंग द बेल एप्लीकेशन दैट एफिडेविट आर ट्रू करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ माय बिलीफ एंड नथिंग मटेरियल हैज बीन कंसील्ड देयर फॉर्म। ये वेरिफिकेशन हम डाल देंगे और यहाँ पे डिफॉल्टेंट के साइन होंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जितना भी मैंने बताया आपको हो सकता है कि सही से क्लियर हुआ हो, तभी भी मैं आपको जो पूरा PDF है वो एक बार पूरी तरह आपको दिखाता हूँ। आप एक पूरे PDF को मैं नॉर्मल स्लाइड कर रहा हूँ, जहाँ भी आपको देखना हो, कुछ समझना हो, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हो। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बेल एप्लीकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको 2-3 बेल एप्लीकेशन के टाइप बताए, जिसमें मैंने आपको सेक्शन बताया, सेक्शन 480, 482 एंड 483। सेक्शन को आप ऐसे डिवाइड करते रहें क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो आप धीरे धीरे गो थ्रू होंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही लर्न हो जाएगा। तो जो है आपको बेल एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था। तो जैसे हमने आपको बताया कि 2 टाइप के बेल एप्लीकेशन होते हैं, एक रेगुलर हो गया एंड सेकंड वन इज एंटिसिपेटरी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो इन कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट ऑफ द लिटिगेशन आपको जल्द अपलोड करेंगे।